सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रीति चौहान। नमस्कार जी, मेरा नाम कुशल चौहान। हम लोग दिल्ली से हैं और हम दोनों पति पत्नी हैं। क्या वाकई में पति पत्नी जो लोग रहते हैं, चाहे हम हैं या कोई और है, वो सच्ची में पति पत्नी की तरह रह रहे हैं बेसिकली? क्या वो सारे सुख हैं या फिर सुविधा के ऊपर ही निर्धारित है वो रिश्ते? ये चीज बहुत जरूरी है। तो आज हम जीवन विद्या शिविर में आए हैं डॉक्टर श्याम कुमार के। तो हमें अपने प्रश्नों के कुछ उत्तर मिले, जिसमें हमें पता चला कि कैसे हम संबंधों में बिना किसी सुविधाओं के रह सकते हैं। हो सकता है कई लोग ये सोचे कि निरर्थक है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, वास्तविकता यही है, सिर्फ यही है कि रहना तो हम दोनों को साथ है। हाँ, दोनों का इतना अपार प्रेम होने के बाद भी कहीं ना कहीं वो जो इस तरह से आज हमने अपने सॉल्यूशन ढूंढा ना, वो 15 से 20 मिनट का जो गैप था वो कहीं खाली था। और वो कैसे भरना था? क्योंकि मेरा वजन 131.7 किलोग्राम था और मैं आपको अगर फोटो दिखाना चाहूं तो वो ये है। मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की हैवी वेट कैटेगरी की जूडो की प्लेयर रही हूँ और फिजिकल एजुकेशन टीचर मॉडर्न पब्लिक स्कूल में रही हूँ। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी सेहत मेरे हाथ से छूटती गई और साथ में मेरा कैरियर भी। लेकिन उस टाइम इन्होंने मेरा साथ दिया, लेकिन फिर भी वो चीज नहीं भर पाई जो एक पति पत्नी के बीच में होनी चाहिए। वो 20 मिनट क्या था? वो 20 मिनट ये था कि ये मेरे लिए कुछ करते थे, हाँ, और मैं कुछ इनके लिए करती थी, लेकिन उस चीज का भाव भी रखते थे लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते थे। और वो एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। वो क्या आई लव यू? आई लव यू भी अगर बोलते हैं, और बोलना भी चाहिए। अगर दोनों कपल हैं, पड़ोसन को नहीं बोलना, अपनी को ही बोलना है और अपने को ही बोलना है, तो फिर उसमें विलंब क्यों करना? अगर बोलना है तो वो भाव, वो आपके एक्सप्रेशंस वो बिल्कुल सार्थक होने चाहिए। 20 मिनट कैसे मिस हो रहा था? कहीं ऐसे घर की मुर्गी दाल बरोबर होती है जैसे? एग्जैक्टली, क्योंकि वहां पर काम बटे हुए हैं लोगों के घर के, चाहे वो मैं बोलूं या दिल्ली में बोले या फिर जितने भी तमाम वर्ल्ड के उसमें जाए, तो वहां पति पत्नियों के काम बटे हुए हैं। वो चाहे चाहकर भी या ना चाहकर भी बताएं। हाँ, जैसे कि पति मेरा काम बाहर का देखना है और पत्नी का घर पर देखना है, लेकिन उस स्थिति में क्या करें? जब पत्नी भी कमा रही है तो वो तो घर भी देख रही है, बच्चा भी देख रही है, फिर पति को भी देख रही है, परिवार को भी देख रही है, लेन देन को भी देख रही है, सारी चीजों को देख रही है। और साथ में जो उसका शरीर बट गया जब वो अपने बच्चे को पैदा करती है, तब भी तो क्यों इस चीज को नहीं कोई समझ रहा? अब वो समझ रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे शरीर को ठीक होने में इतना सपोर्ट किया है। क्योंकि एक जन्म मेरे माँ बाप ने मुझे दिया और दूसरा जन्म अगर मैं यहाँ पृथ्वी पर हूं ना सीरियसली, तो वो मेरा दूसरा जन्म मेरे हस्बैंड ने दिया। मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आप लोगों की जो नोक-झोंक पिछले वर्षों में हुई होगी, उसका बच्चों पर कितना असर पड़ा होगा? बच्चे अपने आप, एक ही बच्ची है मेरे पास, और ये है कि वो शायद अपनी बात को मनवाने में शायद हमारे से थोड़ी सी जबरदस्ती कह सकते हैं, या इकलौती है, तो हम सोचते हैं कि नहीं, ये बेटी को चाहिए, आप कर नहीं सकते हैं। अगर ये उस चीज को अपोज कर रहे हैं तो मैं उस चीज को कहती हूँ नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, बच्चे आजकल के ऐसे ही होते हैं। मतलब थोड़ा सा विरुद्ध नहीं जाना। आज मुझे ये चीज समझ में आई है, पति पत्नियों को बच्चों के कॉन्सेप्ट में विरुद्ध नहीं जाना। अगर विरुद्ध हो गए तो आप ये चीज समझिए, इसमें कहीं ना कहीं आपका बच्चा घूम जाएगा। तो फिर कैसे समझाएंगे? जीवन विद्या में क्या प्रशिक्षण मिला कि आप उनको समझाने का कौन सा रास्ता अपनाएंगे? कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे जो मैंने आज समझे कि हम भी अपने बच्चों से जिस तरह से बात करते हैं ना, वो शायद हिटलर टाइप है। हम भी तो बच्चे रहे हैं, हमने भी गलतियां करी हैं। वो चीज हम क्यों भूल गए? हम प्रशिक्षित नहीं है,
हम जो आज माँ बाप की श्रेणी में, तो प्रशिक्षण हमारा अभी चल रहा है। सीधी सी बात है, अगर आपने अपने बच्चे को सच्ची में एक सार्थक जीवन देना है तो सबसे पहले तो आप हस्बैंड वाइफ को एक सार्थक जीवन जीना होगा, एक पार्टनर और एक हमजोली की तरह एक दूसरे की सुननी भी होगी और अप्रिशिएट भी करना होगा। जैसे मैंने आज एक बड़ी अच्छी चीज सुनी श्याम भैया से कि अगर आप आइसक्रीम, इन्होंने मुझे आइसक्रीम दे दी, अब वो मैंने बिना रैपर खोले ही अगर खाने की कोशिश करी तो समझिए मैं कचरा भी मुंह में डाल रही हूँ। खोलना तो मुझे ऐसे ही है। हो सकता है कि कुछ बात मेरे को इन्होंने मुझे बताई तो उस बात को हो सकता है मुझे अच्छी ना लगी हो, क्या उस कचरे को मैं साइड करके उस बात को नहीं समझ सकती हूँ? और जो बात मैं इनको समझाना चाहती हूँ तो वो ये भी कचरे को साइड करके क्या ये नहीं सुन सकते हैं? अगर मैंने कचरा उगल दिया सामने तो क्या उस कचरे को साइड करके ये नहीं सुन सकते हैं? सुन सकते हैं। ये दोनों का सामंजस्य, एक से बात नहीं बनेगी, ये दोनों से बात बनेगी। और दोनों से बात जब बनेगी तो आप यकीन मानिए जिस नाव के आप माझी है ना, तो वाकई में वो बहुत बढ़िया से चलने वाली है। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस के लिए तो जीवन विद्या शिविर में आपको आना पड़ेगा। ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये सीरियसली बता रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि अपने आप को हमेशा एक चीज समझी कि मैं भी किसी रईस बाप की बेटी हूँ। ऐसे तो करके आप चाहते हैं कि आपके पति भी रसोई में आपका हाथ बटाते हैं, फिर भी उसके बाद भी इतनी सारी शिकायत हो जाती है। आप सोच के देखिए, कहीं ना कहीं तो मेरे में भी कमी है। कहीं जितना आप टॉकेटिव हैं, जितना आप बोल पाती हैं, हो सकता है आपके पति देव एक्सप्रेस ना कर पाते हो, तो वो चीज भावनाओं को समझकर भी तो आप समझ सकती हैं। मैं समझ सकती हूँ, क्या ये मेरी भावना को नहीं समझ सकते हैं? नहीं समझते हैं, बस समझे, हम दोनों एक दूसरे की समझेंगे और इस चीज को प्रैक्टिस में लाएंगे। और ये प्रैक्टिस जब होगी तो लेकिन आपके अनुसार ही ये क्यों चले? नहीं, ये अपना निर्णय खुद ले। मैं अपना कचरा साइड कर दूंगी, ये अपना कचरा साइड कर दे। ये इन्होंने अगर आज सीखा है तो उसको इम्प्लीमेंट जरूर। क्या आपका लव मैरिज हुआ है? हाँ, लव मैरिज ही समझो, वैसे अरेंज मैरिज हुआ। अरेंज मैरिज हुआ। हाँ, तो हम इसी समझ को तो इसी समझ को कैसे आप समझते हैं? मतलब आज इस दौर में हम तो मित्र की तरह समझते हैं, मित्र और मित्र की तरह ही रखते हैं। बट कुछ होती हैं समझ की चीजें और वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हैं? हाँ, शायद ज्यादा है, वो अभी नहीं हो पा रहा क्योंकि तो मेरी न्यूक्लियर फैमिली है और मेरे सास मेरी यही है, ननद में पाते हैं क्या? समय भी पूरा देते हैं, लेकिन जो वो एक्सप्रेशन है या जो बोलने का ढंग है या जो इनको शब्द चाहिए वो अभी अपने पास नहीं है, उसको सीखने की प्रक्रिया जारी है। तो आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शादी तो कहा जाता है कि एक समझौता है। नहीं, समझौता नहीं, साझेदारी है, एक तीसरे यानी कि एक बच्चे को पालने की। और पति पत्नी तभी होया जाता है जब आप एक दूसरे प्राणी की जिम्मेदारी लेने में सक्षम है। तो मोटा मोटी डॉक्टर श्याम कुमार जी के प्रशिक्षण के बाद जो आप 1 दिन किया या 2 दिन? मैंने अभी 2 दिन किया है। मुझे तो बस उनको देखकर एक चीज होता है कि उनकी उम्र मैंने पूछी, वो 39 बता रहे हैं। तो ऐसे कैसे हो गया कि 39 वाला इंसान हमारे जैसे लोगों को समझा पाने में सक्षम है और हम खुद समझने में असक्षम है? आप समझ के देखिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे भौतिक, वो कहते हैं ना, चीजें बटोरने में। आप एजुकेटेड हैं, दोनों लोग एजुकेटेड? मैं एक टीचर रही, मैंने आपको बताया। अब एक मैं वेलनेस कोच हूँ, क्योंकि जहां मैंने अपने वजन को 72 किलो वजन कम किया है, आज मैं लोगों की सेहत को थोड़ा सा बेहतर कर रही, थोड़ा ही बोलूंगी, मैं अब अपना 72 किलो कम कर चुकी हूँ और मैंने 131.7 किलोग्राम से शुरू किया था और मैं 60 पर आ चुकी हूँ। और मेरे को रिकॉग्नाइजेशन भी मिला, क्योंकि मुझे अपने जिस विश्वास से इन्होंने मेरे को सहयोग दिया। कौन सा लाइफस्टाइल अपनाया था? सही बताऊं, ये जो शरीर है ना, आपका दोस्त है, इसकी आवाज सुननी पड़ेगी। 40 तक आपने अपनी मर्जी की खूब चलाई है और वही चला के मैं 1.25 महीने बिस्तर पे अपाहिज की तरह रही हूँ। मेरे को रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, दोनों घुटने रिप्लेस, थायराइड, ब्लड प्रेशर, पाइल्स का प्रॉब्लम, यूट्रस रिमूव, ये सारी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज मैं आपके सामने अगर जिंदा खड़ी हूँ सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके और अपनी मनोस्थिति को चेंज करने के बाद। आज मैं विदाउट किसी मेडिसिन पर, विदाउट एनी ऑपरेशन के आपके सामने खड़ी हूँ। मैं एट द एज ऑफ 48+। आप लास्ट में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संध्या है, मैं स्कूल टीचिंग में रही हूँ।
परंतु अब मैंने वीआरएस ले लिया। जैसे जैसे मैं इस दर्शन की समझ के साथ आगे आगे बढ़ रही हूँ, मैं अपने अंदर लोगों को चेंज लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सरल हो रही हूँ, पर दूसरों को ऐसा लगता है कि वो मुझे एक विशेष भाव के साथ प्यार और ज़्यादा सम्मान देते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत और सरल होती जा रही हूँ अपने आप में। मुझे अपना संबंध नज़र आने लगा है सबके साथ, चाहे वो पेड़-पौधे हैं। जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो मुझे अपने खाने में भी वो स्वाद लगता है और मैं अपने परिवार को चाहती हूँ कि ना सभी उस चीज़ को उस भाव के साथ, जैसे पहले सब खाना खा रहे हैं तो खाकर चले गए, अब मुझे लगता है कि सब बैठे उसको समझें कि वो कहाँ से कितनी गहराई से आ रहा है। उस एक-एक चीज़ को समझने का मैं भी प्रयास कर रही हूँ, मेरा परिवार भी कर रहा है और मेरा मन करता है कि जो मेरे आस-पास जो भी लोग हैं वो भी इस चीज़ को और समझ पाएँ और उस प्रेम से भर जाएँ बस, यही इच्छा है लास्ट मेरी। में कि कितने सालों से जीवन विद्या से जुड़ी रही हैं आप? भैया जी, मेरी यात्रा बहुत लंबी नहीं है, पिछले 4 साल की पुरानी है और अब धीरे-धीरे जो है इसको मैं अपने जीवन में ला रही हूँ। जी नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को यहाँ पर साक्षात देखा जा रहा है। चेहरे पर जो मुस्कान है उसी से पता चलता है कि जीवन विद्या जो है वही मध्यस्थ दर्शन को लेकर जीवन को एक सार्थक जीवन में बदल सकता है और वही सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन जब जिया जाएगा तो वही जो आप बता रही हैं वो चेहरे पे वो मुस्कान सबके चेहरे पे आ सकती है, तनाव मुक्ति हो सकती है। इसलिए डिप्रेशन से दूर करने का जो ये मध्यस्थ दर्शन और जीवन विद्या का डॉक्टर श्याम कुमार जी पूरे देश विदेश में स्थापित कर रहे हैं, इसके लिए डॉक्टर श्याम कुमार जी नमनीय हैं, वंदनीय हैं और इस तरह के सकारात्मक कार्यों के साथ ही आरजेएस पॉजिटिव मीडिया है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपसे बातचीत करने का मौका मुझे यहां मिला है। तो सबसे पहले मेरा नाम सुशील महाजन है। मैं यहाँ पीतमपुरा में ही अपने 18 लोगों के परिवार के साथ रहता हूँ, जिसके अंदर में हम 3 भाई हैं और तीनों की शादियाँ हो चुकी हुई हैं हमारी। मेरी एज 67 है और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे ब्रदर के भी 2 बच्चे हैं और तीसरे के भी। तो हम सब लोग मिल करके एक ही बिजनेस, केमिकल का बिजनेस करते हैं और साथ में ही हमारा ये लॉरेल हाई स्कूल है। तो लॉरेल हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी है जो कि हम चलाते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात ये हुई है कि एक जीवन विद्या का शिविर जो है हमने हापुड़ में कराया था और उसके बाद भाटिया जी के साथ मिल करके हमने एक शिविर आईटीओ के पास करवाया था, एक वर्कशॉप रखी थी। तो उस वर्कशॉप में आप लोगों के साथ मुलाकात हुई थी, भेंट हुई थी। तो उसके अंदर में जो लोग आए थे और वो बहुत इंस्पायर हुए थे और उनको ये लगा था कि ये समाज के अंदर में और परिवार के लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लगना चाहिए। तो उन लोगों की डिमांड से फिर ये मेरे मन के अंदर में भी भाव आया और भाटिया जी के साथ मिल करके हम सब लोगों ने इसके अंदर में एक भीलवाड़ा के सुनील आगेवाल जी भी हैं और साथ में मेरा बेटा और साथ में मेरा भतीजा और मेरा भाई, हम सब लोगों ने मिल करके ऐसा सोचा कि एक अच्छा ह्यूज प्रोग्राम यहाँ 7 दिन का कराया जाए, जिससे कि ये लगता है कि पूरा समाज के अंदर में परिवर्तन होने की जगह एक मिलती है। एक परिवार के अंदर में हार्मनी के साथ जीने का एक प्रोग्राम बनता है। तो वो प्रोग्राम को देखते हुए आज 10 अगस्त 2025 से लेकर के हमने 17 अगस्त 2025 तक का ये प्रोग्राम किया हुआ है। आज पूरा का पूरा पीतमपुरा के कुछ लोग, काफ़ी बड़े और सम्मानित लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारे भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए इस उत्तरी दिल्ली के नवीन जी आए थे, जगनानी जी आए थे, साथ में आलोक जी और वाशने जी, और इन लोगों के साथ भी मिला हमें। और इसके साथ साथ और भी जो लोग अच्छे एक प्रतिष्ठित लोग हैं, उन लोगों ने भी इसके अंदर में हिस्सा लिया। और उन सब लोगों के साथ जो भी प्रश्न यहाँ पर प्रश्नोत्तरी हो रही है और 1 to 1 जो इंटरेक्शन हो रहा है, वो परिवार की एकदम से नीचे की धरातल से जुड़ी हुई बातें हैं और उन सभी बातों के अंदर में सभी का विकास हो रहा है। और ये अस्तित्व क्या है, कैसा है और इसके अंदर में हम किस प्रकार से
हर पल हर क्षण निरंतर सुखपूर्वक रह सकते हैं, किस प्रकार हम समाधान के साथ रह सकते हैं, परिवार के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ, अंतर्राष्ट्रीय के साथ, हम एक किस तरह से सभी लोगों के साथ एक पॉजिटिविटी के साथ रह सकते हैं, एक समझदारी के साथ रह सकते हैं, एक अच्छे भाव के साथ रह सकते हैं, एक अच्छे विचार के साथ रह सकते हैं, एक अच्छे व्यवहार के साथ रह सकते हैं, और उसके साथ साथ प्रकृति के साथ जो कुछ भी हम उत्पादन करते हैं या उनके साथ जो भी हम काम करते हैं अपने जीवनोपार्जन के लिए, पोषण और संरक्षण के लिए, परिवार के पोषण और संरक्षण के लिए जो भी हम कार्यक्रम करते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए हम एक भरपूर मटेरियल, भरपूर कंटेंट जो है यहाँ पर हमें डॉक्टर श्याम भाई हैं उनसे हमें मिल रहा है, और वो बहुत ही शानदार और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और एनलाइटन लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने इस पूरे अस्तित्व को देखा है और वो जो देख करके, इस अस्तित्व को देख करके ये सारी बातें कह रहे हैं। किस तरह से हम एक दूसरे के साथ जब हम इंटरेक्शन करते हैं, किस तरह से हम एक दूसरे लोगों के साथ हम जीते हैं, पति पत्नी के साथ जीता है, भाई भाई के साथ जीता है, पिता पुत्र के साथ जीता है, इन्हीं सभी संबंधों के अंदर में हमारा भाव जो है निश्चित है। हम सब लोगों के साथ मिल करके किस तरह से इस कारवां को हम आगे बढ़ा सकते हैं और इस तरह की लोगों को जोड़ करके एक हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं समाज के अंदर में और आने वाले इस दूसरे और पॉलिटिक्स के अंदर में भी और अलग अलग संस्थाओं के अंदर में भी। ये कुछ इस तरह का कार्यक्रम है जिससे कि ये सभी और मतलब कि खुशहाली होगी, सभी और इस तरह की चीज़ें होंगी जिससे कि पूरा का पूरा वातावरण के अंदर में बदलाव आएगा, एक पॉजिटिव वातावरण आएगा और वो खुशहाली की तरफ हमें लेके जाएगा। तो जीवन विद्या का वर्कशॉप जो आयोजकों ने किया है मिलकर, और ये समाज निर्माण की दिशा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रहा है। और ITO पे जब आचार्य योगी कवि प्रेम भाटिया जी ने आयोजित किया था तो उस समय RJS पॉजिटिव मीडिया ने उसको स्वैच्छिक समर्थन दिया था। और फिर ये श्री अग्रसेन भवन जो हर्ष विहार में है, कोहाट मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली के पास, तो वहाँ पर बड़े दूर दूर से लोग आए हैं। और चूँकि ये माहौल जो है वो 15 अगस्त का एक माहौल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र से कनेक्ट भी कर रहा है। तो और इस समय इस तरह के आयोजन करना, क्योंकि इस समय वातावरण भी जो है वो सही हो जाता है, और उसमें इस तरह का आयोजन करना, तो जीवन विद्या सही रूप में लोगों तक जो है वो पहुंच रही है। और चूँकि अलग अलग राज्यों से आए हैं तो इसको राष्ट्रीय जीवन विद्या कार्यशाला भी कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद RJS पॉजिटिव मीडिया से। मैं और कहना चाहता हूँ, तो इसके अंदर में जैसे कि आपने कहा कि 15 अगस्त भी आ रहा है, तो ये सही मायने के अंदर में एक आज़ादी है, खुद की आज़ादी है। उस आज़ादी का अर्थ क्या है? अभी तक तो हम यही सोच रहे थे कि देश आज़ाद हो जाएगा तो यहाँ से एक हम भी ह्यूमन्स हैं और जो छोड़कर चले गए देश को वो भी ह्यूमन है। लेकिन इस देश के अंदर में सच्ची आज़ादी तो ये है कि मैं निरंतर सुखपूर्वक जी सकूं और अपने अंदर में मैं संबंधों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ, मतलब कि एक हार्मनी के साथ, एक समाधान के साथ मैं रह सकूं, एक समृद्धि के साथ मैं रह सकूं। और उसका पूरा कार्यक्रम जो है यही है कि हम संबंधों के अंदर में किस तरह से हार्मनी के अंदर में रह सकते हैं। मेरे प्योरिटी के भाव के साथ मैं किस तरह के दूसरे के साथ बात कर सकता हूँ, किस तरह से मेरे विचारों के अंदर में निरंतरता के साथ दूसरे के भला करने की चाहत बनी रहती है, किस तरह से हम सब लोग एक दूसरे के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ये एक इतनी बड़ी बात है कि उसके अंदर में फीलिंग होती है कि जैसे कि सचमुच के अंदर में मुझे अमरता का एहसास होने लगता है, सचमुच मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को स्वर्गीयता का एहसास होने लगता है, ऐसा लगता है कि अब मैं अमर हुआ हूँ। ये एक फिलॉसफी और ये एक जीने का ढंग वास्तव के अंदर में एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खुशहाल अपने अंदर में बनाता है हमें। तो इसके अंदर तो कुछ बताना चाहेंगे कि ये संस्कार आपके अंदर जो कुछ भी आप बोल रहे हैं और समाज के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जीविका जो है वो तो आपके पास है, जीविका के साधन हैं, लेकिन अब जो है जीवन की ओर शायद आप आगे बढ़ रहे हैं और जीवन विद्या राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस धरती पे रहने वाला हर एक इंसान वो सभी के सभी जो है कि समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा ही होगा कि सड़कों का निर्माण हो गया,
एयरपोर्ट्स का निर्माण हो गया, मोबाइल फ़ोन का निर्माण हो गया, गाड़ियों का निर्माण हो गया, घरों, एक अच्छे घर, बहुत बढ़िया घर बन गए, लग्जरी घर बन गए हैं। लेकिन मनुष्य को अगर देखें तो उसके अंदर में विकास नहीं हुआ है, उसके अंदर में दूरियां धीरे धीरे करके घटती ही जा रही हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा वातावरण और एक ऐसा माहौल बन रहा है जिससे कि वो दूरियां सिमट जाएंगी और हम एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, सम्मान के साथ, गौरव के साथ हम जी पाएंगे। उसके अंदर में कहाँ से आपको मिलती है? ये सारा कंटेंट जो है ये बाबा ए नागराज के द्वारा दिया गया है और उसी के ऊपर आधारित ये फिलॉसफी को अलग अलग इस देश के अंदर में रहने वाले आईआईटी से निकले हुए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और अलग अलग प्रकार के और जो प्रतिष्ठित लोग हैं, कई लोगों ने इस चीज़ के अब एक इंट्रोडक्टरी शिविर भी कर रहे हैं, अध्ययन शिविर भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ अभ्यास शिविर भी कर रहे हैं। और जिससे कि जब हम उस अभ्यास शिविर को करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे संस्कारों के अंदर में परिमार्जन होने लगता है और जो मेरी एक ट्रू सेंस के अंदर मेरा जो नेचुरल स्वभाव है कि प्रेम का, विश्वास का, स्नेह का, वो सभी के प्रति, इस धरती के अंदर में रहने वाले हर एक मानव के प्रति होने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह की बातें करने के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप भी बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ों की तरफ उन्मुख हैं और पॉजिटिव वर्कशॉप जो है जीवन विद्या का लेकर आप सभी मिलकर इस तरह से एक आहुति दे रहे हैं समाज के लिए। इसके लिए नमन है पॉजिटिव मीडिया की ओर से। आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त जो है जीवन विद्या राष्ट्रीय कार्यशाला जो दिल्ली में है, चल रही है और योगी कवि आचार्य प्रेम भाटिया जी, जो कि आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली से हैं और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुके हैं पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर, और ये आयोजन भी 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त 2025 तक चल रहा है। आचार्य प्रेम भाटिया जी, आप ए नागराज जी के मध्यस्थ दर्शन की बार बार चर्चा करते हैं, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के वेबिनार में भी उस चीज़ को चर्चा करते हैं। तो आज मध्यस्थ दर्शन को लेकर ये जो आयोजन आप कर रहे हैं, तो इसकी क्या खासियत है जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया जा रहा है? 12 अगस्त 2025 को आरजेएस पॉजिटिव मीडिया इस कार्यशाला को पूरी तरह से रिकॉर्ड किया है, तो आपका क्या कहना है? मध्यस्थ दर्शन, जीवन विद्या, ये सब चीज़ें हैं, अगर छोटे शब्दों में कहा जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? और उसका जो आज के युवा पीढ़ी है, खास करके उनको कितनी आवश्यकता है, उससे समाज निर्माण कितना हो सकता है? आचार्य प्रेम भाटिया जी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो पहले तो मैं आरजेएस मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय निकाला और यहाँ पर आकर के कार्यशाला के कुछ अंश भी नोट किए, देखे। और मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का सर्वोत्तम जो समय मैं याद करता हूँ तो वो यही है कि जब मैं मध्यस्थ दर्शन से इंट्रोड्यूस हुआ। 1 सप्ताह की मंसूरे में कार्यक्रम था और मैं वहाँ पर गया था और वहाँ पर जाकर के मुझे लगा कि कितने आयाम में ये सारा मध्यस्थ दर्शन कहना चाह रहा है कुछ। तो उससे मैं हतप्रभ हो गया और मुझे लगा कि मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रही कि किस प्रकार से पूरी प्रकृति के अंदर मानव एक प्रकृति का अंग ही है ना। जैसे इससे प्रकृति का एवोल्यूशन हुआ है, वैसे 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 आगे बढ़ते हुए पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, उसके बाद जीव अवस्था, उसके बाद मानव अवतरित हुआ है। और मानव का क्या रोल है, मानव क्या चाहता है, मानव कैसे तृप्त हो सकता है और मानव कैसे तृप्त होकर के अपने को तृप्त करके सबके लिए काम कर सकता है। तो वो जो सारी कॉस्मिक एनर्जी है उसका एक छोटा सा प्रतिरूप है मानव। वो मानव तभी अपने प्रतिरूप में आ सकता है जब वो सारी व्यवस्था को समझता है, सारी व्यवस्था को समझता है, पूरी प्रकृति के साथ रहता है, प्रकृति के सारे जो सिस्टम्स हैं उनको समझता है और अपने उत्पादन के लिए, अपनी रोटी रोजी के लिए प्रकृति को खराब नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, मैं जो अपना भोजन कमाना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ, उसमें अपनी प्रकृति का सबसे पहले ध्यान रखता हूँ कि उसको मैं वो नहीं कर रहा हूँ। तो ये यज्ञनुमा मुझे लगता है कि जितना आपको थोड़ा सा चाहिए ले लीजिए, बाकी सबके लिए अच्छा कर दीजिए। सबके आने वाली औलादें हैं, उनको भी तो चाहिए हवा पानी सब कुछ, तो उनके लिए हम संरक्षित कर पाएँ, प्रकृति वैसे की वैसी हरी भरी बनी रह सके। तो पहला आधार मुझे ये समझ में आती है
कि प्रकृति की व्यवस्था को समझना, प्रकृति के नियमों को समझना और उसमें वो काम करना कि प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे, रादर वो भी हरी भरी बनी रहे, आने वाली संतति के लिए हमेशा हरी भरी बनी रहे। पहली बात तो ये। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि जब आदमी पैदा होता है तो अकेला नहीं होता, वो किसी परिवार में पैदा होता है। तो आदमी अपने आप में भी एक व्यवस्था है और उसके बाद दूसरी जो व्यवस्था शुरू होती है वो परिवार की व्यवस्था है। आदमी इंडिविजुअल कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन वो अपने अंदर की व्यवस्था है। एक परिवार के अंदर एक आदमी कितना अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने परिवार को बेहतर करने के लिए, ये दर्शन बताता है कि यदि आप सही हो जाएंगे तो हर चीज़ को सही समझ पाएंगे, आप ठीक से निर्वाह कर पाएंगे, आप संबंधों को समझ पाएंगे, आप परिवार के पूरे परिवार में क्या चाहिए उसको देख पाएंगे और उनको कैसे संस्कार आगे ऐसे बढ़ें जिससे हमारा समाज भी अच्छा हो पाए। ये देखिए कितनी कमाल की बात है। मैं से शुरू होकर के परिवार आता है, परिवार से होकर के समाज जाता है कि कुछ मिलजुल के जो परिवार मिलकर कर रहे हैं, जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है, कुछ परिवारों का बहुत अच्छा सहयोग मिला है कि ये कार्यक्रम होना चाहिए। जैसे कि वहाँ पर कार्यक्रम हुआ था 3 घंटे का, तो उसमें ये बात हुई थी कि लोग चाहते हैं कि ऐसे कोई कार्यक्रम आए जिससे उनके व्यक्तिगत जीवन में भी, उनके पारिवारिक जीवन में भी और समाज में भी एक उत्थान हो पाए, समाज भी कुछ बेहतर हो पाए, समाज में हम अच्छे से रह पाए। तो इसी प्रकार से मुझे लगता है कि 4 ही आयाम हैं आदमी के। वो मानव अपने आप में समाधानित है या नहीं, अपने विचारों में समाधानित है कि नहीं, जो कुछ वो चाहता है वो ठीक से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, संबंधों में अंदर तृप्ति है कि नहीं, उसके पास समृद्धि है या उसके अंदर कमी है, कमजोरी रखती है। तो समृद्धि का मतलब ये है कि अपनी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उत्पादन कर पाना, ताकि मैं दूसरों को भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ और सबके लिए कर पाऊँ। ऐसे धीरे धीरे हर एक आदमी सोचेगा तो हर एक आदमी पर परिवार के लिए करता ही है, तो परिवार के बाद समाज की कंडीशन बनती है। हम कुछ ऐसा करें जिसमें समाज भी का उत्थान हो पाए, समाज भी और बेहतर महसूस कर पाए। तो सारे दर्शन का जो लब्बल भाव वो यही है कि हम चाहते हैं खुश रहना, हम चाहते हैं स्वस्थ रहना। तो कैसे हम स्वस्थ रह पाएँ, कैसे हम खुश रह पाएँ, और खुशी भी ये नहीं कि सुबह है तो शाम को नहीं, शाम को तो सुबह नहीं। खुशी ऐसी जो मुझे निरंतर मिल पाए, मैं हमेशा अपने संबंधों में बड़े भावपूर्वक रह पाऊँ, दूसरों को समझ पाऊँ, दूसरों को समझा पाऊँ। तो संबंधों का सबसे बड़ा आधार जो पकड़ में आता है कि खुद पहले समझ लेना, उसके बाद समझाने की भी आपकी औकात हो, समझाने की भी आपके पास योग्यता हो, ताकि आगे भी वो चीज़ें प्रस्फुटित होते जाए, आने वाली संतति के लिए संस्कार की एक श्रृंखला बन जाए। आचार्य प्रेम भाटिया जी, जब समाज की ओर नजर डालते हैं तो समाज में जब मन ही ठीक नहीं है, जब सकारात्मक चिंतन ही का महत्व नहीं है, जब जीविका की ओर ही पूरा जीवन लोगों का लगा हुआ है ताउम्र, तो जीवन की तरफ वो कैसे अग्रसर होंगे? और खास करके मेरा सवाल था कि युवा पीढ़ी जो है वही भारत का भविष्य और दुनिया का भविष्य होते हैं, तो उन तक जो है ये बातें स्कूल कॉलेजों में पहुंचाने की जो कोशिश होनी चाहिए, और इसमें जो सरकार का और मीडिया का जो रोल होना चाहिए, कुछ उस पर भी प्रकाश डालें। क्योंकि मन ही ठीक नहीं है, मन की कोई दिशा नहीं है, तो दशा कैसे ठीक होगी? ठीक है, बढ़िया। तो मन की दिशा कैसे ठीक होगी? ठीक है ना, मन की दिशा कैसे ठीक होगी? कुछ सच्चाइयाँ, वास्तविकताएं नेचर में हैं जिनके प्रति हम अवेयर नहीं हैं। हमें लगता है कि शायद मैं अच्छा खाना खा लूँगा, या अच्छे कपड़े पहन लूँगा, या मैं अच्छे घर बन जाएगी, गाड़ी हो जाएगी, मुझे जॉब अच्छी मिल जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा, मैं निश्चित हो जाएगा। ऐसा लगता नहीं है, लगता है, होता नहीं है। क्योंकि जितना जितना ज़्यादा हमारा धन धान्य बढ़ता है, हमारे संबंधों की दूरियां उतनी बढ़ती जाती हैं, आपस में अविश्वास बढ़ता जाता है। हम दूसरे के प्रति अपना वो जो कर्तव्य निभाना था, वो जो फील देना था सबको कि सब अपने हैं, सभी एक दूसरे के लिए सहयोग कर सकते हैं, बड़ी अच्छी चर्चा होती है। आप देखेंगे कि हमारे पूरे वर्कशॉप में बुजुर्ग आदमी कम हैं, नौजवान ज़्यादा हैं, क्योंकि नौजवान ही ताकत रखता है आगे वाली पीढ़ियों को बताने के लिए, आगे वाली पीढ़ियों को समझाने के लिए, आगे वाले कार्य को बढ़ाने के लिए। तो वो मुझे लगता है कि जितना जीवन विद्या में इस हमारे पूरे सिस्टम में जितने नौजवान जुड़ते जा रहे हैं, इतने बुजुर्ग नहीं हैं। बुजुर्ग तो बहुत कम है कंपेरेटिवली। आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चों का सबक कार्यक्रम चल रहा था। तो मन सिर्फ हमारा ये नहीं है कि जब मन ठीक हो जाएगा, मन ठीक कैसे होगा इस पर चर्चा है। मन के ऊपर जो फैकल्टी है वो विचार है, विचार के ऊपर फैकल्टी है वो हमारा चिंतन है,
चिंतन से ऊपर फैकल्टी है हमारी बुद्धि, जो सब चीज़ों को ठीक से समन्वय कर पाती है, उससे ऊपर भी है आत्मा। ये जो जीवन का स्वरूप है कि कैसे 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 यदि बात बुद्धि सुनती है आत्मा की, तो बुद्धि जो है वो आत्मा की बात सुन पा रही है। ऐसे ही चिंतन में चित्त जो है वो बुद्धि की सुन पाता है, और ऐसे विचार चित्त की बात सुनता है, और विचार की बात जब मन सुनता है तब मन समझ में आता है, तब मन ठीक होता है। तो ये जब तक ये पूरा सिस्टम क्लियर नहीं होता, लाइनअप क्लियर नहीं होती, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऊपर हमारी टैंकी लगी हुई है और पानी भर दिया है, लेकिन वो पानी जो है जब तक नीचे बाथरूम तक नहीं आता तब तक कुछ अवरोध है ना। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर अवरोध होते हैं, वो जब तक पूरे नहीं होते तब तक मन काबू में आने वाला नहीं है। मन जो चाहता है, क्या चाहता है, उसको हम पकड़ नहीं पाते। मुझे लगता है कि बड़े सरल विधि से यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिस्कशन होती है, कोई उपदेश नहीं होता, कोई प्रवचन नहीं होता, समाज में सब चीज़ धीरे धीरे समझ आती है। और यहाँ पर अधिक से अधिक नौजवान बच्चे आ रहे हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगता है कि वो सब आगे वाले जीवन में कितना अच्छा कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आरजेएस मीडिया का, बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन विद्या राष्ट्रीय कार्यशाला जो है दिल्ली में चल रही है, और डॉक्टर श्याम कुमार जी जो IITian रहे हैं और जीवन विद्या के मर्मज्ञ हैं, तो पॉजिटिव मीडिया जानना चाहती है कि जिस तरह से पूरे हफ्ते ये जो शिविर चल रहा है 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त 2025 तक, तो 12 अगस्त को पॉजिटिव मीडिया ने ये बातचीत कर रहे हैं, तो ये जानना चाहेंगे जीवन विद्या को सरल शब्दों में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक वो संदेश पहुंच जाए, वो कार्यशाला की क्या थीम है? देखिए, जीवन विद्या जो है ये मध्यस्थ दर्शन अस्तित्ववाद के नाम से भी जानते हैं, जिसको श्रद्धेय नागराज जी ने कुछ समय पहले प्रतिपादित करने का काम किया है। इस कंसेप्ट को देखेंगे तो एकदम सिंपल आइडिया है कि एक आदमी जो अपने ज़िंदगी में सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है, वो सुख समृद्धि पूर्वक जीना कैसे सुनिश्चित हो सके। और सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरी मानव जाति सुख को, समृद्धि को, अपने ज़िंदगी में हैप्पीनेस को, प्रोस्पेरिटी को कैसे इंश्योर कर सकती है, उसके उपायों पर जीवन विद्या बात करती है। तो ये जीवन विद्या या मध्यस्थ दर्शन का कोर आइडिया यही है कि एक आदमी अपने मन में अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने समझ को ठीक रखने के काम को कर सके। परिवार में, संबंधों में, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, पुत्र पुत्री के साथ, पति पत्नी संबंध में, मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ, काम करने की जगह पर रिश्तों का ठीक ठीक निर्वाह कर सके। इसी तरह से समाज में शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उत्पादन का, विनिमय का, न्याय का जो अलग अलग व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं, ये व्यवस्थाएं कैसे इस तरह से हो सके जिसमें एक आदमी को जीने के लिए अनुकूल अवसर मिले, प्रोत्साहन मिले, साधन मिले, संरक्षण मिले, अवसर मिले, कि समाज ऐसा हो सके कि वो आदमी के समझदार जिम्मेदार बनने में सहयोग कर सके, और व्यक्ति ऐसा हो सके कि वो समाज के व्यवस्थित होने में सहयोग कर सके। इसके अलावा एक मुद्दा और है कि ये जो पूरी प्रकृति है, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, और ये जो पूरा अस्तित्व हमको दिखाई देता है, इसमें संगीतमयता को, सामंजस्य को, व्यवस्था को, हार्मनी को, कोएग्जिस्टेंस को समझ करके उस कोएग्जिस्टेंस को हम अपने जीने में प्रमाणित कर सकें, ताकि हम भी तृप्ति से जी सकें और जिनके साथ हम जी रहे हैं उनके लिए भी हम पूरकता का, म्यूचुअल फुलफिलमेंट का निर्वाह कर सकें। कोर आइडिया तो जीवन विद्या का ही है। डॉक्टर श्याम कुमार जी, जो आज भौतिकवादी युग चल रहा है, जो पहले नहीं था लेकिन अब का जो दशक है उसमें काफ़ी भारी चेंज आया है। ग्लोबलाइजेशन के बाद तो मानसिकता भी बदल गई है। तो ऐसे अवस्था में जब जीवन विद्या का वर्कशॉप होता है तो किस तरह, किस किस चरण से उसकी, क्योंकि बच्चा नर्सरी में पढ़ता है पहले से, फिर वो हायर एजुकेशन की ओर जाता है, तो जीवन विद्या के कौन कौन से कार्यशाला में स्टेप हैं जिसको कि 7 दिनों के अंदर प्रशिक्षण दिया जा रहा है? इन 7 दिनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो जैसे एक आदमी अगर भौतिकवादी अंधाधुंध रेस में फंसा हुआ है, तो पहले ये पहचानने की ज़रूरत है कि इस रेस में फंसे होने के कारण क्या क्या और ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारी छूट जा रही हैं। उदाहरण के लिए, सुविधा और पैसा कमाने में जब हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं तो परिवार के अपने ही लोगों के साथ हमारा संबंध पूर्वक जीना नहीं हो पाता है। एक घर के नीचे, एक छत के नीचे रहते हुए भी हमारा आपसी बात और संवाद बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। हमारा अपना ही बच्चा हमसे अलग महसूस हो जाता है।
मोबाइल उसके ज़्यादा करीब हो जाता है, हम माँ बाप और घर के दूसरे लोग उससे ज़्यादा दूर हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं संबंधों में इस अतृप्ति का दुख हम सब भोगते ही हैं, झेलते ही। तो अगर जीवन विद्या की जगह से देखेंगे तो पहला बात तो यही देखना जरूरी है कि सुविधा में जो अपनी जिंदगी की चकाचौंध और सफलता मान करके हम दौड़ रहे हैं, उसमें उपलब्धि क्या हो रही है, इसको भी तो एक बार रुक करके देखा जाए। और अगर उसमें दिखाई देता है कि अपने जिंदगी की सुख समृद्धि तो कहीं पीछे छूट जा रही है, परिवार के रिश्ते, समाज में भागीदारी, प्रकृति के साथ संतुलन पूर्वक जीना, अगर ये छूट रहा है और इसके कारण मानव जाति कटघरे में खड़ी हो रही है, समस्याओं में उलझ रही है, तो जीवन विद्या उसका एक उपाय बताती है कि इन सब जगहों पर भी कैसे हम हार्मनी के साथ, सिनर्जी के साथ, व्यवस्था के साथ जी सकते हैं। तो पूरे 7 दिन के वर्कशॉप में क्रम से एक एक करके मानव के रूप में व्यवस्थित होकर के जीने का क्या स्वरूप है, परिवार के रूप में व्यवस्थित होकर के जीने का क्या स्वरूप है, समाज के रूप में व्यवस्थित होकर के जीने का स्वरूप क्या है, और इस प्रकृति अस्तित्व की व्यवस्था को समझ करके उसमें मानव के जीने का स्वरूप क्या हो, उसको समझने के ऊपर विस्तार से चर्चा होती है। और इसमें लोगों से ही मुख्य रूप से हम बहुत सारे प्रश्नों को पूछने का काम करते हैं, ताकि उनका अपने में जांच परख करने का, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट हो सके, और बजाय इसके कि वो चीज़ों को बिना जांचे परखे मान लें, उनमें जांचने की, परखने की, सवाल पूछने की और चीज़ों को इंक्वायर करने की एक कैपेबिलिटी डेवलप हो, और उसके साथ वो रियलिटी को अपने में ठीक ठीक देख करके समझ सकें, ताकि उनका जीना पहले से बेहतर हो सके। ये स्टेप रहता है। अंतिम सवाल डॉक्टर श्याम कुमार जी, आप IITian हैं और आप सादा जीवन और उच्च विचार इसको लेकर चलते हैं, उसको सभी मान सकते हैं, लेकिन आज के समाज में आप IITian हैं और सादा जीवन जीते हैं तो आप पर भरोसा होता है, लेकिन बाकी जिनको आप यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं वो लोग अगर जाएंगे तो उनके क्या कर्तव्य और उत्तरदायित्व होने चाहिए, जिससे कि वो आपकी बातों को जो सुना है, क्योंकि जन जन तक और घर घर तक पहुँचाने के लिए आप तो नहीं जा पाएंगे, तो ऐसी क्या टिप्स हैं जिसको आप यहाँ दे रहे हैं और वो लोग यहाँ से जाएंगे तो वैसे टिप्स जो सरल और सुबोध भाषा में समझ में भी आए वो लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि देश भर से लोग यहाँ आए हैं। देखिए, जीने की मुख्य जगह तो परिवार है, परिवार समूह है। जिस वर्क प्लेस पर हम काम करते हैं वो है हमारी जिंदगी की अधिकांश समस्याएं, जिनसे एक आम आदमी आज रोजमर्रा के जीने में जूझ रहा है, वो जगह तो अपना ही परिवार है, अपना ही परिवार समूह है, अपने ही काम करने की जगह है। तो आए हुए सभी लोगों के साथ हमारा प्रयास तो यही होता है कि लौट करके वो इन बातों को सिर्फ दूसरे तक कहने के बदले इनको अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने जीने में, अपने परिवार में, अपने परिवार समूह में, अपने काम करने की जगह में उतार सकें। उससे दूसरों को स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि तुम में ये बदलाव कैसे हो गया, तुम जिंदगी को इतना बेहतर ढंग से कैसे जी पाते हो। वो इंक्विजिटिवनेस उसमें पैदा होने दें, वो इंक्वायरी उसमें पैदा होने दें, फिर उसको भी धीरे से संवाद की इस प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है, उसको भी समझने जीने में सहयोग करने का काम किया जा सकता है। बट मुख्य बात दूसरे को बताना नहीं है, मुख्य बात तो उसको अपनी जिंदगी में उतार करके जीना है, ताकि उसकी संतुष्टि हमको भी मिल सके और दूसरे को भी उस जीने का आराम पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद RJS पॉजिटिव मीडिया से बात करने के लिए डॉक्टर श्याम कुमार जी। आपकी देश भर में कार्यशालाओं और आपकी YouTube पर वीडियो से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में 10 अगस्त 2025 से 17 अगस्त 2025 तक पूरे देश भर के लोगों को यहाँ पर जो शिविर लगाया गया जीवन विद्या वर्कशॉप, निश्चित रूप से वो देश के लिए, और चूंकि स्वतंत्रता दिवस का ये अवसर पे कर रहे हैं तो उस समय एक उल्लास का वातावरण और मौसम भी, उसको प्रकृति भी सहयोग देती है। तो आज़ादी के पर्व पर आपके क्या संदेश होंगे? देखिए, आज़ादी के पर्व पर हमको ये लगता है कि अंग्रेज तो बाहर से चले गए, देश छोड़ करके बाहर चले गए, लेकिन सचमुच क्या एक ऐसी व्यवस्था बन पाई जहां हम अपने को स्वतंत्रता पूर्वक जीने को महसूस कर पाते हैं? तो उसमें कमी दिखाई देती है। कहीं ना कहीं परिवार, समाज और व्यवस्थाओं की स्थिति ये दिखाई देती है जिसमें ज़्यादातर लोग जीते हुए स्वतंत्रता के बदले घुटन महसूस करते हैं। इसी तरह से एक एक आदमी की ज़िंदगी को भी देखेंगे तो कई बार ऐसा दिखाई देता है कि आदमी अपनी मान्यताओं में, अपने क्षुद्र स्वार्थों में, छोटे छोटे जो है
उलझनों में इस तरह से उलझा और फंसा हुआ है कि सही मायने में स्वतंत्रता तो कहीं बहुत पीछे छूट गई है। कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के नाम पर हमको अपनी व्यवस्था तो मिली है, लेकिन उस अपने ही शासन के डिज़ाइन में हम कोई व्यवस्थित होकर के जी पा रहे हैं, वैसा तो बहुत नहीं दिखाई देता, न व्यक्तिगत जगह पर, न पारिवारिक जगह पर, न सामाजिक जगह पर। और इसका प्रमाण है कि आज के दिन जीता हुआ ज़्यादातर व्यक्ति डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, तनाव में, गुस्से में, चिढ़ में दिखाई देता है। परिवार में 10 मिनट आप किसी से बात कर लीजिए, उनके अंदर की शिकायतें उभर के आ जाती हैं। और समाज की समस्याओं पर तो बात ही क्या करनी जी। हम में से सब लोगों को पता है कि चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, भगवान जाने कौन कौन सी समस्याएं भरी हुई हैं इसमें। और इसके परिणाम स्वरूप आज हालत तो ये हो गई है कि अच्छे अच्छे शहरों में भी पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं रह गया है, हवा साफ नहीं रह गई है, हमारे जंगल समय के साथ कम होते जा रहे हैं। तो ये हवा, पानी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मिट्टी, इनको भी अगर हम ठीक रहने नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसी स्वतंत्रता किस काम की। क्या सचमुच हम स्वयं से तंत्रित हैं? स्व को समझ करके हमने व्यवस्थित होकर के जीने का कोई काम किया है, या बाह्य दबाव से, प्रभाव से, मीडिया से, एडवर्टीजमेंट से, दूसरों की कही हुई बातों से, चुनावी जुमलों से प्रभावित होकर के हम अपनी ज़िंदगी तो नहीं गुजार रहे हैं? ये पूछने की ज़रूरत है कि सही मायने में ये स्वतंत्रता है, या दूसरे जाने अनजाने हमको प्रोग्राम तो नहीं कर रहे, जाने अनजाने हम किसी और के हाथ का टूल तो नहीं बन गए। इतना ही कहना मुझे तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्याम कुमार जी। और जो मध्यस्थ दर्शन और जीवन विद्या ए नागराज जी को आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की ओर से दिल्ली के इस जीवन विद्या वर्कशॉप में आकर हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं कि जिनकी विद्या से पूरा घर, परिवार, देश, समाज और राष्ट्र और पूरी दुनिया कहें तो आप लोग एक तरह से जन जागरूकता जीवन के लिए जीवन विद्या जो है लेकर आए हैं। इस तरह निरंतर ये सकारात्मक कार्य और प्रयास जो हैं चलते रहें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, सुनील अग्रवाल, भीलवाड़ा, राजस्थान से। और पॉजिटिव मीडिया से बातचीत में मैं सार रूप में बताना चाहता हूँ कि जीवन विद्या का मतलब है हर मनुष्य को 3 चीज़ चाहिए, धन, तन और मन। धन के लिए किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, सब सेल्फ मोटिवेटेड है। अब तो ये हालत हो गई कि धन के लिए आदमी तन खराब करने को तैयार है, बाद में डॉक्टर को दे देंगे थोड़ा धन। मन खराब हो जाए, मन मोटा हो जाए, संबंध खराब हो जाए, कोई बात नहीं, धन चाहिए, कैसे भी चाहिए। 1 नंबर नहीं आ रहा, 2 नंबर चाहिए, प्यास नहीं आ रहा, छीन लो, झपट लो, धोखा, कुछ भी, कोई शर्म नहीं है। धन के लिए आदमी सब समझौते करने को तैयार है। जीवन विद्या कहती है कि इस क्रम को थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। धन, तन, मन की जगह मन, तन और धन। मन अगर ठीक है, आपका मन मुटाव नहीं है, सबसे मन मिल रहा है, मनमानी आप नहीं कर रहे हैं, सामने वाला भी नहीं कर रहा है, आपके परिवार में सब ठीक है, और तन अगर ठीक है तो मन और तन ठीक है तो कम धन में भी अच्छे दिन आ जाएंगे। तो ये सार है। और इसको दूसरे शब्दों आप यूँ भी कह सकते हैं कि दुनिया में पैसा बढ़ रहा है, जैसा आपने बोला ग्लोबलाइजेशन के बाद के समय में जो तेज़ी से मानसिकता बदली है तो धन तो बढ़ा ही है, पैसा बढ़ रहा है, प्यार घट रहा है। तो पैसा भी बढ़े और प्यार भी बढ़े तब तो ज़िंदगी का मज़ा है। तो अपने आप से प्यार नहीं बढ़ रहा इसलिए घुटन बढ़ रही है मनुष्य में, अपनों से नहीं बढ़ रहा प्यार इसलिए टूटन बढ़ रही है परिवार में, समाज से नहीं बढ़ रहा प्यार इसलिए शोषण बढ़ रहा है, आदमी आदमी को निगल रहा है, और प्रकृति से प्यार नहीं बढ़ रहा है इसलिए हवा पानी मिट्टी की ऐसी की तैसी कर दी हमने। तो क्या कुछ जीवन विद्या में इसको दूर करने के उपाय आपको मिले? हाँ, तो इसमें जीवन विद्या में पूरा ये समझाया जाता है कि ये पूरा अस्तित्व का डिज़ाइन क्या है, उसमें मनुष्य का अगर वो इंटीग्रल पार्ट है इस अस्तित्व का तो उसका रोल क्या है। तो 4 लेवल की हार्मोनी हर मनुष्य को समझनी कि 4 लेवल पर हम जीते हैं। मैं अपने के स्तर पर जीता हूँ, परिवार के स्तर पर जीता हूँ, समाज के स्तर पर जीता हूँ, प्रकृति अस्तित्व के स्तर पर जीता हूँ। तो 4 स्तर की व्यवस्था अगर मुझे समझ में आ जाए ये डिज़ाइन क्या है और उसमें मेरा रोल क्या है, और मैं उस डिज़ाइन के अलाइन होकर अगर जीता हूँ तो मैं लगातार घुटन, टूटन, शोषण, प्रदूषण से खुद भी बच सकता हूँ, परिवार समाज को बचा सकता हूँ, प्रकृति में संतुलन बनाए रख सकता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। मेरा नाम सुनीता जैन है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। योग संयोग बना के मैं शिक्षा के लिए कुछ काम करना चाहती थी, और शिक्षा के जिन मानकों पे काम कर रही थी उसमें मैं फेल हो गई थी। तो मध्यस्थ दर्शन से परिचय हुआ और शिक्षा का जो वस्तु है उसको पूरा समझा। तो मैंने देखा जिस आधार पे मैं काम कर रही थी वो मानव की जितनी आवश्यकताएं हैं उसके बहुत थोड़े हिस्से पे काम कर रही थी। तो मानव की पूरी आवश्यकताएं क्या हैं इसको मैं विजुलाइज कर पाई मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से, और उसको किस तरह से एक एक मानव को देख सकता है और उसकी यदि पूर्ति होती है तो मानव सुख समृद्धि पूर्वक जी सकता है, और मैं भी जी सकती हूँ, और सारे समाज में जो हम
आज तक खंड खंड होकर जीते रहे, उसको अखंड समाज के को कैसे बनाया जा सकता है और वो पूरे परिवार से लेकर विश्व परिवार तक कैसा फैल सकते हैं, इसको मैं देख पाई और उसके जीने का आधार समझ पाई। और इस आधार में ये हुआ, पहले बहुत लोगों को जोड़ने के लिए, टीम बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत करती थी, बहुत समय लगाती थी और फिर भी ज़्यादा समय एनर्जी इस बात में निकल जाती थी कि कैसे उनको जोड़ के रखूं। लेकिन यदि अब आवश्यकताएं समझ पाई हूँ, पूरे मानव को समझ पाई हूँ, पूरी प्रकृति, पूरी अस्तित्व की व्यवस्था को समझ पाई हूँ, तो हर एक से जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। और धीरे धीरे मैं देख पाती हूँ, परिवार से लेकर और जिन लोगों के साथ भी रहती हूँ, जहाँ तक भी फैल पाती हूँ, जिन स्कूलों में काम करती हूँ, जितने स्टेक होल्डर हैं वो सब मिलजुल के एक साथ काम करने तो आप में जीवन में क्या परिवर्तन क्या आया, किस तरह से कन्विंस करती हैं? जो पहले नहीं कन्विंस होते थे अब कन्विंस हो जाते हैं, वो जीवन विद्या में ऐसे क्या मंत्र मिले, क्या गुणसूत्र मिला? जी, तो मानव में देखने की ये बात है कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकता क्या क्या है। तो जिन आवश्यकताओं की हम पूर्ति करते हैं, मोस्टली हम शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना समय लगाते हैं। लेकिन यदि मानव के एक जो संबंध की आवश्यकता है और संबंध में जो उसकी भाव की आवश्यकता है, वो सम्मान और विश्वास पूर्वक भी जीना चाहता है, यदि उसको वस्तु उपलब्ध हो जाए पर उसका सम्मान ना हो, प्रतिष्ठा ना हो, तो वो रेस्टलेस हो जाता है। तो मानव की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने को मैं देख पाई हूँ, उन वस्तुओं को छू पाई हूँ, मानव की उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यक्रम बना पाती हूँ। तो इस अर्थ में वो सारे जुड़ते चले। क्या पहली बार वर्कशॉप अटेंड किया? जी, मैं 25 साल से जुड़ी हुई हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुधा सिंह, रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम माता सुंदरी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं डॉक्टर श्याम जी का ये तीसरा शिविर अटेंड कर रही हूँ और डॉक्टर श्याम इतने सुंदर तरीके से, इतने सरल तरीके से जीवन जीने के बारे में बताते हैं, जैसा कि इससे पहले मुझे कभी भी कहीं भी सुनने को नहीं मिला। हालांकि मैंने जीवन विद्या के कई शिविर अटेंड किए हुए हैं, सभी अपने में बहुत अच्छे थे, लेकिन श्याम भाई का सबसे अच्छी बात यह है कि उसको अभ्यास में कैसे लाना है ये बताते हैं। और उनका सबसे ज़्यादा फोकस ये इस बात पर है कि हमें खुद को बदलना है, और खुद को भी आधा अधूरा बदलने से बात नहीं बनेगी। पूरा बदलेंगे तो कुछ हम दूसरे को बदलने में भी सहयोग कर सकते हैं। जहां हमारा आधा अधूरापन रहेगा वहीं पर फिर से दिक्कत आ जाएगी। और उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि हमें बोलने और सुनने दोनों की कला आनी चाहिए। जब हम सुनते हैं तो सामने वाला अगर हमसे कुछ अपशब्द भी बोलता है, अपमान करता है या कुछ ऐसा लगता है, ऐसा बोलता है जो हमें नागवार गुजरता है, उसको फिल्टर करके कैसे सुनना है, क्योंकि वो अपनी व्यथा बता रहा है, वो अपनी पीड़ा बता रहा है, तो हम उसकी पीड़ा को ना समझकर उसके शब्दों में उलझ जाते हैं। तो जब हम उसके शब्दों में उलझ जाते हैं, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो फिर कचरे से और कचरा, कचरे से और कचरा बनता है। और जब हम बोलने की कला में हमने ये सीखा है कि जब हम अपनी बात कहें तो उस पर ब्लेम ना करें, उस पर दोषारोपण ना करें, शिकायत ना करें, बल्कि जो मेरी फीलिंग है, जो मेरी नीड है, उसको मैं सही से कह पाऊं, तो सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ, इससे मेरी ज़रूरत है या यहाँ पर मेरा लैप्स है। लेकिन जैसे ही हम ब्लेम करना शुरू करते हैं तो सामने वाला अपने को बचाने की कोशिश करता है। तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें इतनी अच्छी हैं कि हमारा जीवन कम से कम 1 सप्ताह का शिविर करने पर तो ज़रूर काफ़ी हद तक बदल सकता है। थैंक यू वेरी मच।